गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, लाख की चूड़ियां। आज हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा और इसकी क्या कहानी। मैंने आपको बताया था लाख की चूड़ियां जो कहानी है वो आजकल के मशीनीकरण की वजह से जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोग होते हैं, जब वो बेरोजगार हो जाते हैं या उनकी आर्थिक स्थिति इस वजह से खराब हो जाती है, इन सभी परिस्थितियों का वर्णन इस कहानी में किया गया है। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताया गया है कि अगर मशीनीकरण के लाभ हैं, हम तरक्की करते हैं, लेकिन वहां वहीं पर कुछ नुकसान भी होते हैं कि छोटे उद्योग धंधे या कुटीर उद्योग करने वाले जो लोग हैं वो बुरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये रोजी रोटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब जो लेखक है वो बताता है कि वो अपने मामा के गांव जो है वो जाया करता था। वहां पे एक मणिहार था, मैंने मणिहार आपको बताया, चूड़ियां बनाने वाले जो लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मणिहार। तो उसका नाम क्या था, बदलू था। और बदलू क्या करता था, लाख की चूड़ियां बनाया करता था। लाख भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जो बड़े बड़े बैंगल्स राजस्थान की तरफ से बनकर आते हैं, इस तरह के लाख की चूड़ियां या चूड़ा नव विवाहिता के लिए चूड़ा बनाया करता था। तो वो बताते हैं कि पहले बदलू की जो चूड़ियां हैं वो सब जगह पे मशहूर थी और वो अपने मुंह मांगे दामों पर इन चूड़ियों को देता था। यहाँ तक ये हमने भी ये भी देखा कि वस्तु विनिमय का तरीका जो है उस टाइम पे प्रचलित था। वस्तु विनिमय मैंने आपको बताया कि जब हम एक वस्तु के बदले में पैसे न लेकर दूसरी वस्तु लेते हैं तो ये क्या है, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय का तरीका है। तो ये बताया गया है कि जब वो चूड़ा या चूड़ियां बनाता था तो बदले में बहुत बार पैसे ना लेकर चीजें लेता था, अपने परिवार के कपड़े, अपने कपड़े, पगड़ी, अनाज, इस तरह बहुत सारी चीजें जो है वो लेता था। ठीक। अब जो लेखक है वो किस प्रकार बदलू से जुड़ा है। सारे बच्चे उसे काका कहते थे, तो इसलिए वो भी उसको मामा ना कहकर काका कहता था, क्योंकि सारे बच्चे। और जो बदलू है वो लेखक से बहुत प्यार करता था, वो उसे लाख की गोलियां जो है रंग बिरंगी बनाकर देता था। जैसे वो चूड़ियां बनाता है तो जो बच जाती है लाख, उसकी खूबसूरत सी गोलियां बनाकर रंग बिरंगे उन्हें पेंट करके लेखक को देता था। और जब बच्चे होते हैं, हम बचपन में होते हैं, तो छोटी इस तरह की चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं। इस वजह से लेखक जो है जब भी अपने मामा के घर जाता तो सबसे पहले बदलू के पास जाता, क्योंकि उसे पता होता था बदलू उसे खूबसूरत रंगीन गोलियां बनाकर देगा लाख की। तो इस तरह दोनों का एक रिश्ता था। क्या हुआ अचानक कि गांव में जो है वो लाख की चूड़ियां जो है वो सिर्फ बदलू बनाता था, मशीनीकरण शुरू हो गया और गांव में अचानक से कांच की चूड़ियां आ गई। अब कांच की चूड़ियां बहुत हल्की होती हैं, देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। तो इस तरह जो गांव की सारी स्त्रियां थी उन्होंने क्या किया, कांच की चूड़ियां अपनानी शुरू कर दी। और जिसकी वजह से बदलू जो है, बदलू का जो काम धंधा था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। वो लाख की चूड़ियां बनाता था, लाख की चूड़ियां अब कोई कोई पहनता था, जिसकी वजह से बदलू जो है वो तकरीबन बेरोजगार हो गया था। उधर लेखक बहुत दिनों के बाद उसके फादर का ट्रांसफर हो जाता है, पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है, तो वो 8 या 10 सालों के बाद बदलू से मिलने जाता है। जब वो बदलू के घर में पहुंचता है तो बदलू जो है वो बहुत बदली हुई परिस्थिति में होता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। और क्या क्या होता है हम पढ़ेंगे, पेज निकालिए। पहले 2 पेज हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 8 लास्ट वाला पैरा पढ़ते हैं, जब वो बताता है, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी
नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। खाट क्या होता है? चारपाई, बेड। पूरा देखिए खाट चारपाइयां, जिसके चार पाए होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्ड, जिसको आप अंग्रेजी में सीओटी कॉट बोलते हो ना, ठीक है। तो खाट चारपाई, खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और बड़ी देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता, किसी को एकटक देखना। जब हम किसी को पलक झपकाए बिना एकटक देखते हैं, वो क्या होता है? निहारना। निहारना, एकटक देखना। या लगातार लिख लो, एकटक आपको समझ में नहीं आएगा। लगातार देखना, है ना। किसी को आप जब लगातार देखते रहते हो तो वो क्या होता है? निहारना। लगातार देखना घूरना भी हो सकता है, लेकिन निहारना जो है वो प्रेम की सेंस में आता है। जब आप किसी अपने को या प्रेम के भाव से किसी को लगातार देखते हैं तो वो निहारना होता है। और जब कहीं किसी के मन में क्रोध भाव हो तो तब लगातार देखा जाए तो वो घूरना होता है। गॉट इट बेटा? ठीक है। निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब मैंने आपको बताया कि लेखक जो है वो कितने सालों, 8-10 सालों के बाद आया था और बदलू जो है वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। ठीक है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वे अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभार रहा। स्मृति पटल, मेमोरी। वो चुप रहा, मेमोरी में उसको रिकॉल कर रहा था, याद कर रहा था कि ये इंसान कौन है। तब वो एकदम बोल उठा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तो फिर अचानक से वो उसे पहचान लेता है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। दृष्टि, नजर, आंखें, इधर उधर देखना। दृष्टि, आंखें या नजर। ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। मच्छिया मैंने आपको पहले बताया था, चौंकी को हम क्या कहते हैं? मच्छिया। और भट्टी जिसमें आग गर्म करके वो लाख पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यहाँ पे बदलू का इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में पूरा दुख जो है वो झलक उठता है। वो बताता है कि मशीनें आ गई हैं, इसलिए अब कोई उसके काम को पूछता नहीं है। अपना दुख वो बता रहा है। कोई अब लाख की चूड़ियां पहनता नहीं है, जिसकी वजह से कई सालों से उसका काम जो है वो बंद है। इस सारे सेंटेंस में क्या है? दुख के भाव है उसके। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब आपने ये एक लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसकी जो बहन थी छोटी, उसके हाथ में कांच की चूड़ी जो है वो लग गई थी, जिसकी पट्टी करके वो आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बार बार टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उससे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। तो वो लेखक कहता है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसे अस्थमा हो गया है। जब बहुत ज्यादा इंसान टेंशन में रहता है तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उसको लगती हैं। तो इस तरह वो बताता है कि उसका शरीर जो है वो बूढ़ा हो रहा था और उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई। जब कोई बंदा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तब जो नसें हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक, वैसे तो हमारे शरीर में ये देखिए कितनी सारी नसें होती है, दिखाई नहीं देती ना। जब हम कमजोर हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तो यहाँ पे नीले रंग की सारी नस जो है हमारी दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो यही वो बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था।
कमजोर क्यों हो गया था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका मतलब मेरे शक को उसने अंदाजा लगाना। भांप ली, भांपना का मतलब होता है जब हमें किसी चीज के बारे में एकदम से एक्यूरेट अंदाजा लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मैंने भांप लिया कि वो दुखी है। तो उसने भी उसको, लेखक ने भी अंदाजा लगाया था कि वो दुखी है उसकी बातों से। शंका मतलब शक। दमा नहीं है मुझे, तो वो एकदम से बोला कि मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। कि मतलब कई बार मौसम का जब चेंज होता है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है। कई बार जब देखा होगा कि आपने यहाँ फसल कटती है या परालियों में आग लगवाते हैं खत्म करने के लिए, तो क्या हो जाता है, लोगों को खांसी बहुत ज्यादा, जो सेंसिटिव लोग होते हैं उन्हें खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि फसली खांसी है। फसली का मतलब जहाँ जब फसलें कटती हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी हो जाती है। ठीक है, 10-15 यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मतलब जब तक फसल कट रही है तब तक वो कहता है कि मुझे खांसी रहेगी, और उसके बाद 10-15 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख, व्यथा दुख, कहानी। अब लेखक जो है वो बेचारा चुप हो गया। उसे लगा कि बदलू के अंदर बहुत ज्यादा दुख है इस टाइम पर। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात के मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब मशीनी युग ने यहाँ कितने हाथ काट दिए? हाथ काटना का यहाँ पे मतलब क्या होगा? लोग बेरोजगार हो गए। मशीनों के आने से जो हाथ से कार्य करने वाले लोग हैं, हस्त उद्योग वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, वो सब क्या हो जाए गए हैं? बेरोजगार हो गए। हाथ काटना, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे? बेरोजगार होना। हाथ काटना का मतलब हाथ नहीं काट देना चाकू के साथ, मीन्स कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो अब लेखक कहता है कि उसने बात बदलने की कोशिश की। उसने उससे पूछा कि आम की फसल, आम का पेड़ था, आप जानते हैं कि बदलू उसको बार बार आम देता था। ठीक है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ला। फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला। मुखातिब मतलब मेरे से बात करता हुआ। मुखातिब होना कि जब हम किसी से बात करते हैं, अचानक किसी दूसरे से बात करने लग जाते हैं, तो हम क्या होते हैं? उसकी और मुखातिब होते हैं। ठीक है, उर्दू का वर्ड है मुखातिब होना, मतलब उसकी तरफ इशारा करके या उसकी तरफ मुंह करके हमें बात करना। माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तो वो कहता है कि आम की फसल अच्छी है, कि आम के पेड़ पर अभी भी आम आते हैं, तो मैं तुम्हें अभी आम खिलाता हूँ। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? और बद्दू कहता है कि अब आम खिलाए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब आपको पहले भी बताया था कि उसके पास बड़ी दुधारू गायें थी, जिसका दूध निकाल के वो मलाई बनाता था और लेखक को हमेशा मलाई खिलाया करता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? और यहाँ पे भी अब बेचारे का दुख है कि उसकी जो गायें हैं वो भी गरीबी की वजह से उसको बेचनी पड़ गई। ठीक है, इतने में जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया के ढेर से आम ले आई। डलिया क्या होता है? टोकरी, जिसमें बांस की टोकरी जिसमें आम वगैरह फ्रूट वगैरह रखे जाते हैं। डलिया, बांस की टोकरी, बांस की या लकड़ी की, कोई भी हो सकता है। ठीक है, डलिया में से आम जो है वो उठाकर ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब समय। अब ये कहानी के हिसाब से बोली दी गई है जैसे वहां पे होती है, एक बखत में तो एक समय में। ठीक है, तो वो कहता है जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं
ऐसे एक आम नहीं, ऐसे 4-5 आम एक टाइम पे खा जाया करता था। ठीक है, तो तुम शहर वाले हो तो तुमसे खाया नहीं जाता। अब वो ये बताता है, आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी लल्ला को 2-4 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी आम हम सब जानते हैं, आम की कई किस्में होती हैं, सफेदा, दशहरी, सिंदूरी। ठीक है, तो अब उसके घर में कौन से आम लगे हैं, सिंदूरी आम लगे हैं। तो वो कहता है कि ये वाले आम निकाल कर उसको दे देना। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी और बढ़ा दिए। अंजुली मतलब बुक, जिसको आप हिंदी पंजाबी में बोलते हैं बुक भर के, मतलब इस तरह जब हम हाथों को करते हैं वो क्या होते हैं, अंजुली। तो इस तरह उसने 4-5 दोनों हाथों से पकड़कर उसको दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह उस क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, कि थोड़ी देर के लिए, ठिठकना मतलब ठहरना। जब उसने उसको आम पकड़ाए तो उसकी नजर जो है वो उसके हाथों पर ठहर गई। ठिठक मतलब ठहर जाना। ठीक, तो उसके हाथों पर जो है वो नजर जो है वो ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत पब रही थी। अब बदलू अभी भी लाख की चूड़ियां ही बनाता था, चाहे उसकी कोई चूड़ियां खरीदता नहीं था, लेकिन उसने अपनी बेटी को क्या किया था, वही लाख की चूड़ियां पहनाई हुई थी। इट मीन्स कि वो लाख की चूड़ियां ही बनाता था, उसने समझौता नहीं किया था, अभी भी वो कांच की चूड़ियों की तरफ नहीं गया था। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब चूंकि जब हमारी सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, तो वो बताता है कि जमींदार की बेटी की शादी थी, उसने लास्ट जोड़ा बनवाया था, लेकिन वो उसको बहुत कम पैसों में उसके पैसे दे रहे थे। ठीक, तो बदलू ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी इतनी गरीबी थी, उसकी चूड़ियां कोई नहीं लेता था, लेकिन फिर भी वो अपनी बनाई चूड़ियां कम दामों पर बेचने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ से क्या पता चलता है कि वो बहुत स्वाभिमानी था और उसको अपना उद्योग धंधा या काम बहुत प्यारा था। अपने कार्य का वो उचित मूल्य ही लेना चाहता था, किसी भी हिसाब से वो अपने कार्य का गलत मूल्य नहीं ले पाया, और उसने अपनी चूड़ियां नहीं दी। उसने बोला कि आप शहर से ले लो, मैं ये आपको नहीं दूंगा, और वो चूड़ियां उसने अपनी बेटी को पहना दी। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर बाद पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था जो आसानी से टूट जाए। तो लेखक को इस बात की खुशी हुई कि उसने वो जमींदार को थोड़े पैसों में वो चूड़ा नहीं दिया। उसे लगा कि बदलू जो है वो स्वाभिमानी है, अपने कार्य का पूरा मूल्य लेना चाहता है, किसी भी ढंग से कांच की चूड़ियों की अपेक्षा अपनी चूड़ियों को कमजोर या कमतर वो नहीं समझता था। इसलिए उसने, चाहे उसे जरूरत थी पैसों की, फिर भी उसने वो चूड़ियां उनको नहीं दी। ठीक है ना, तो यही बताता है कि जो बंदे स्वाभिमानी होते हैं, जो अपने असूलों के साथ चलते हैं, वो समझौते नहीं करते। ठीक है, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वो कैसा था, लाख की तरह सॉलिड था, वो कांच जैसा नहीं था। उसका जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व क्या होता है, हमारी जो जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा जैसा आधार होता है, तो लेखक खुश था कि उसने कांच की चूड़ियों के साथ समझौता नहीं किया था और लाख की चूड़ियां अब भी बना रहा था, वो हार कर भी हारा नहीं था। ठीक है जी, कहानी बड़ी अच्छी थी, थोड़ी इमोशनल है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी है। लास्ट में यही बताते हैं हमें कि किस प्रकार कहानी जो है अपने अंजाम तक पहुंचती है, और कुछ असूलों वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपने असूलों के साथ समझौता नहीं करते, जैसे बदलू था। कितना कुछ बुरा हुआ उसकी लाइफ में, उसकी
सारा रोजगार छिन गया, उसने गरीबी देखी, गायें बेची, लेकिन इसके बावजूद भी क्या किया, वो जो था उसने अपना लाख की चूड़ियां बनाने का काम नहीं छोड़ा, और ना ही अपनी लाख की चूड़ियां कम दामों में किसी को देने के लिए तैयार हुआ। राइट जी। अब पाठ में से 1 मिनट के लिए चिंतन करो, मनन करो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी शब्द का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे, रेज योर हैंड। इसके बाद जब सब कुछ क्लियर है, सब समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट के लिए चैप्टर पढ़िए, कोई मुश्किल शब्द लगता है तो प्लीज पूछे। ओके जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पार्ट सबको क्लियर है, समझ में आ गई है कहानी, कोई मुश्किल शब्द भी नहीं है। क्लियर है तो प्लीज थम आप रेज कीजिए, फिर हम आगे बढ़े प्रश्न उत्तर पर। सबको क्लियर है? चलिए मेरे पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए। पीछे किसी ने नहीं देखना। चलिए रुद्रांश बताओ जरा। रुद्रांश, यस मैम। पाठ और लेखक का नाम बताइए। मैम रिपीट द क्वेश्चन। पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, और लेखक का नाम इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कंसंट्रेट। जब पद्यांश और गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। जब क्लास शुरू होती है ब्लैक बोर्ड की तरफ या मुझे आप देखते हैं तो आपको पीछे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, क्या कर रहे होते हैं? लाख की चूड़ियां, लेखक का नाम है कामतानाथ। क्लियर? चलिए जी प्रश्न उत्तर। म्यूट योरसेल्फ। हरमन क्या पूछना है बेटा, बोलो। यस मैम। बोलिए। सॉरी, लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का नाम है और कामतानाथ उसके लेखक का नाम है। ओके चलिए, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन आंसर जी, प्रश्न उत्तर। हम इसके 5 प्रश्न है यही वाले लेंगे, सेम टू सेम। बुक वाले ही प्रश्न उठाएंगे। बुक वाले प्रश्न उत्तर उठाए जाएंगे। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, मतलब खुश होकर क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? रेज योर हैंड प्लीज। मैम, मे आई स्पीक? हाँ बोलिए।
बचपन में लेखक अपने मामा के गांव में चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर वो बदलू काका से मिलता था और वो उसे हमेशा गोलियां देते थे जो कि उसे बहुत पसंद थी। और बदलू मामा ना कह के काका इसलिए कहता था क्योंकि उसे सभी बच्चे काका कहकर बुलाते थे। एक्यूरेट आंसर। इसमें थोड़ा सा हम वो क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। पहले, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत पसंद थी। ठीक है जी, वहां बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां, अब कोई स्पेशलिटी भी तो होनी चाहिए, गोलियां थोड़ी लिखेंगे, लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत पसंद थी। इतना ही लिखना है। उसके बाद बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे। सिंपल आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला, बचपन में लेखक अपने मामा के यहाँ चाव से इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत पसंद थी। दूसरा, वो बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। दूसरा, लो जी, ये बहुत बार हमने बताया है आपको बुक में से। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्रचलित मतलब कि अब विनिमय की कैसी, अब जो है, जो मेन टाइम में है, अब क्या है? तो वस्तु विनिमय पहले बताना है कि क्या है। वस्तु विनिमय मैंने आपको बताया था क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? हाँ जी, रेज योर हैंड। बाकी सारी क्लास सो क्यों रही होती है, मुझे ये नहीं समझ आता। देयर आर 32 पार्टिसिपेंट्स और हैंड कितनों के रेज हैं? सिर्फ 5 लोगों के। बाकी सारी क्लास को कुछ समझ में नहीं आया, लेसन कुछ पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। कोई पार्टिसिपेंट वो नहीं है, आप में स्पिरिट नहीं है। परी बताइए बेटा। वस्तु विनिमय का अर्थ है चीजों का लेन देन करना। बिल्कुल ठीक। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना, चीजों का लेन देन, चीजों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। वस्तुओं का लेन देन, वस्तु विनिमय क्या है? चीजों के बदले में चीजें लेना। अब वो पूछता है कि अब प्रेजेंट टाइम में विनिमय की कौन सी प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तुओं के बदले में रुपए देना। ठीक है जी। अब क्या है, हम देते हैं ना, अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम क्या करते हैं? रुपीस देके खरीदते हैं कि नहीं? तो आज क्या प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है? विनिमय की प्रचलित पद्धति आज क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति है कि वस्तुओं के बदले में हमें रुपए देने होते हैं। ठीक है, क्लियर है जी? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वस्तु विनिमय क्या है? चीजों का लेन देन या वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना। वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना वस्तु विनिमय है। आज की विनिमय की आज की प्रचलित पद्धति ये है कि हमें वस्तुओं के बदले में पैसे या रुपए देने पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? फिर से दोहराती हूँ, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले में वस्तु लेना या देना वस्तु विनिमय है। विनिमय की प्रचलित पद्धति आज ये है कि हम वस्तु के बदले में रुपए देते हैं। ठीक है जी। अब आगे अगले थर्ड क्वेश्चन।
मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, ये भी मैंने आपको बार बार बताया। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? जल्दी से, क्या इसका मतलब है? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत दिया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? तलवार ली और सबके हाथ काट डाले, ये लिखना है? हाँ, नहीं लिखना ये? तो क्या लिखेंगे अनन्या, बताइए बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा बताई है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ का काम धंधा छीन गया है। हाँ, मानो उनके हाथ की उन कारीगरों का रोजगार भी खत्म हो चुका है। इसलिए मशीनी युग में इतने हाथ काटे हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा करके अगर हम लिखें। हाँ, अकुल बोलिए। मैम यस, इस पंक्ति से लेखक ये कह रहे हैं कि मशीनी युग के आने से हाथ से काम करने वालों का काम छीन लिया है और वह बेरोजगार हो गए हैं। और इस पंक्ति से लेखक बस इतना ही, इनफ, इतना ही। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर क्या है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने संकेत दिया है कि मशीनों के आ जाने से जो हाथ का कार्य करने वाले लोग हैं वो सब बेरोजगार हो गए। इतना ही एक्यूरेट आंसर, पिन द पॉइंट, छोटा, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा ना हो। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति से लेखक ने ये बताया है कि मशीनें आ जाने की वजह से हाथ से काम करने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इस पंक्ति का आशय ये है कि मशीनी युग आ जाने की वजह से हाथ से कार्य करने वाले बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इन तीनों प्रश्नों में तो प्लीज पूछें। बाकी हैंड रेज करो, जरा नीचे करो। अगर किसी को ये तीनों क्वेश्चन नहीं समझ आए हैं या नहीं पता चला है तो वो पूछे। बाकी सब नीचे करो जरा हैंड। तीनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं सारे क्वेश्चन दोहरा लेती हूँ तीनों, फिर आप ये ना कहें कि हमें पता नहीं चला। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि वहां बदलू नाम का मनिहार उसे रंग बिरंगी का लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। चलिए आगे कल करेंगे। पीरियड इज ओवर, मेरा अगला भी लगा हुआ है पीरियड। ओके।